हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, पहले 2 चैप्टर हमने देखे। पहले चैप्टर में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन अंडर द कॉलोनियल रूल कैसी थी। उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में देखा कि 1950 से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर 1990 तक क्या हमारे देश की इकोनॉमी की कंडीशन रही, किस तरीके से जो 5 ईयर प्लान्स हैं, जो पंचवर्षीय योजना है, उन्होंने किस तरीके से काम किया। और हमने वहाँ पर कुछ अलग अलग सेक्टर्स में इस चीज़ का इफेक्ट देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रहा, ट्रेड में क्या रहा, ये चीज़ें हमने वहाँ पर समझी। आज हम समझेंगे 1991 में जो हमारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, उनके बारे में। ठीक है, तो जो आज का पार्ट रहेगा इसमें हम पहले ऐसा कुछ बैकग्राउंड की कंडीशंस देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी इस तरीके के रिफॉर्म्स लाने की। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, है ना, तभी तो इस तरीके के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी है 1991 में। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा वो बैकग्राउंड देखेंगे और फिर अगले पार्ट से हम लोग जो है इन चीज़ों को, यानी कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है नेक्स्ट पार्ट से समझेंगे। ठीक, तो जो लोग कोर्सेज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आप लोग शेयर करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि आप लोग जो है वो एक हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोज़ वगैरह के नोटिफिकेशंस जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और कमेंट करना ज़रूर ध्यान रखिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, यह है चैप्टर 3, दैट इज ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में ये दिया गया है कि यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम विद दोज ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि कैपिटलिस्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी थी वो, और सोशलिस्ट मतलब जहां पर गवर्नमेंट का रोल होता है। तो दोनों का बेसिकली इंडिया ने क्या किया था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम लोग चले थे। ठीक, सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ओवर द ईयर्स दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी ended up instead in hampering the process of growth and development। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये पॉलिसी जो बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें बेसिकली बहुत सारे रूल्स एंड लॉज बने थे और इनका एम क्या था, देयर एम वाज कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। और ये बेसिकली इनसे हुआ क्या, दे एंडेड अप इन हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बेसिकली क्या करा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। ठीक है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं आपकी बाधा पहुंचाई। ठीक, मतलब उनका मेन एम कुछ और था लेकिन होते होते कुछ और हो गया। ठीक, लेकिन बाकी स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, बाकी बोलते हैं अदर्स स्टेट दैट इंडिया विच स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट पाथ नियर स्टैग्नेशन, यानी कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय एक स्टैग्नेशन की कंडीशन थी, आप लोगों को पता है ये चीज़, हैज़ सिंस बीन एबल टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods and has experienced sustained expansion of agricultural output which has ensured food safety। तो ये चीज़ें हमने जो थी कि पढ़ी थी। ठीक है, कि इंडिया ने जो सेविंग्स है उसमें एक क्या करा है, एबल टू अचीव ग्रोथ, यानी कि उसमें ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है। दूसरा, अब हम क्या था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो अब वैरायटी ऑफ गुड्स बना सकती थी। जैसे हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 के आसपास यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉटन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अब धीमे धीमे क्या है कि वो एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, और एक और चीज़ हुई थी कि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो था ये भी बढ़ा था। ये किस तरीके से बढ़ा था, हमने लास्ट टाइम पर ये चीज़ें सारी पढ़ी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया था, है ना। तो उससे क्या हुआ था कि अब फूड सिक्योरिटी तो हो गई थी, यानी कि अब हम बाहर से जो था वो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं थे फॉर द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ है। इन 1991 में इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। ठीक है, एक्सटर्नल डेट मतलब उधारी। ठीक है, जो बाहर से जो पैसा था उसकी उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितना पैसा बाहर से उधार लिया था विदेशों से उसको चुका नहीं पा रहे थे। ठीक है,
Foreign exchange reserves, which we generally maintain to import petroleum and other important items, dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जिसका बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है कि अगर हम कोई भी सामान इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो देश में सामान आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंफ्यूज तो नहीं है ना आप लोग, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ लोग होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि देश में सामान आ रहा है। सपोज करिए इसको ऐसे लिखिए, ये देश है, ये इंडिया है। ठीक है, और इसमें जो सामान इंडिया से अंदर आएगा दिस इज इंपोर्ट। ठीक, इंपोर्ट या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं आयात। ठीक है, आना मतलब आयात। और जो इंडिया से सामान बाहर जाएगा दिस इज एक्सपोर्ट, और इसको बोलते हैं हिंदी में निर्यात। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज का आयात करेंगे यानी कि इंपोर्ट अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इतना कम हो गया था कि उसको हम 15 दिन से ज्यादा नहीं चला सकते थे। ठीक है, द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स थे उनके भी दाम जो थे बढ़ने लगे थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर क्या आ गया था, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये टर्म्स हम धीमे धीमे यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाद में इनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चीजों का दाम बढ़ना, दैट इज इन्फ्लेशन। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज। तो यहां पर बेसिकली इन सारे तकलीफों की वजह से गवर्नमेंट को अब कुछ नए पॉलिसीज लाने की जरूरत थी। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, measures that the government has adopted and their impact on various sectors of the economy। ठीक है, तो आज हम पहले बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या जरूरत पड़ी है। तो हमने एक ब्रॉड सेंस में समझ लिया कि दो चीजों की हमारे पास प्रॉब्लम थी। हमारा एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो हम लोग क्या था कि जो पैसा था, मतलब जो एक्सटर्नल डेट था, जो हमने उधार लिया था, बोरिंग्स ली थी, उसको हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा वो भी बहुत कम हो गया था कि जिससे हम जो सामान इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे, उसका भी हम पैसा नहीं चुका पा रहे थे। और तीसरी चीज यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा थोड़ा इनको और देखते हैं डिटेल में। The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s। ठीक है, 1980s 1980 के दशक में जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, उसने ये सारा का सारा जो खेल है वो खराब किया था। अब देखिए क्या है, वी नो दैट फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट जनरेट्स फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन एंड रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट ने अगर कोई भी नई पॉलिसी लागू करनी है, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आता है वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि टैक्सेशन। आपको पता है कि गवर्नमेंट हर चीज पर टैक्स लेती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, अभी एक नया सबसे रिसेंट जो आया हुआ दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जो टैक्सेशन है उससे सरकार की कमाई होती है, और दूसरा जो है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उससे सरकार कमाई करती है। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन यहां पर क्या हुई देखिए कि व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, ये तो बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट की इनकम है, टैक्सेशन से और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट की इनकम है। अब यहां पर जब एक्सपेंडिचर अगर आपका ज्यादा हो जाएगा इनकम से, यानी कि आपका जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाएगा आपकी कमाई से, तो क्या होगा? फिर गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हो गए। ठीक है, बैंक वगैरह से पैसा लेती है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को एक तरीके से कह सकते हैं कि चलाते रहने के लिए, क्योंकि अब इनकम तो है नहीं, इनकम जो है वो कम हो गई है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए खर्चों को चलाते रहने के लिए या इस डेफिसिट को भरने के लिए, डेफिसिट मतलब होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन योर एक्सपेंडिचर एंड इनकम, तो जो उसके बीच का डिफरेंस है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उधार लेती है पैसा। ठीक है, अब व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम, अब देखिए हम फिर से यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम सामान को इंपोर्ट करेंगे तो देश से पैसा बाहर जाएगा, यानी कि हमारी जेब से पैसा जो है वो बाहर जाएगा। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स लाइक पेट्रोलियम, वी पे इन डॉलर्स विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स। अब हम कुछ सामान का अगर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम कुछ सामान बना के बाहर बेच रहे हैं तो क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा, और बदले में उसी पैसे से हम और ज्यादा जो कुछ मटेरियल है, जैसे पेट्रोलियम में इंडिया में नहीं है, तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो वहां से हमारा क्या है, जो हमने एक्सपोर्ट से डॉलर कमाए हैं वो वहां पर खर्च हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते जाइए अभी क्या क्या होगा। डेवलपमेंटल पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो,
डेवलपमेंटल पॉलिसीज क्या है? जो विकास की नीतियां हैं। अब देश में देखिए, सिर्फ आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रीज पर ध्यान नहीं दे सकते, आपको बेसिकली लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको ही पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या है, देखिए डेवलपमेंटल पॉलिसीज रिक्वायर, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। डेवलपमेंटल पॉलिसीज के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू कम भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें यहां पर हो रही थी। अब इनसे पार पाने के लिए सरकार को खर्चा तो करना ही था, चाहे उसकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। अब इसमें खर्चा हो रहा था लेकिन इससे कोई एडिशनल कमाई नहीं हुई, कोई रेवेन्यू इससे नहीं आया। मोरओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, और ना ही जो टैक्सेशन वगैरह था, जो टैक्स वगैरह था, उससे बहुत ज्यादा पैसा आया। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns, such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner. ठीक है, अब देखिए सोशल सेक्टर में मतलब जैसे कि यही जो सेक्टर मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसा खर्च कर रही थी। और दूसरा एक है डिफेंस, इसके तो पैसा खर्च करना ही है। ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है तो डिफेंस पे तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, और सोशल सेक्टर पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि लोगों की बात है। अगर आप पॉवर्टी पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे गरीबी से, है ना। तो इन दो चीजों में तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट इनमें पैसा खर्च कर रही थी और बदले में यहां से कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या करना था कि जो बाकी बचा हुआ उसका रेवेन्यू है उसको किसी अच्छी जगह पे लगाना था, हाईली एफिशिएंट जगह पे लगाना था। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर ऑल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनसे भी पैसा ज्यादा नहीं आ रहा था। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि अगर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, जो हमने अदर कंट्रीज से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लिया था, ठीक है, उधार लिया था, वो हमारी बेसिक कंजम्पशन नीड्स, ठीक है, उस पर खर्च होने लगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रोजमर्रा की चीजों पे। नाइदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रॉफिलिगेट स्पेंडिंग नॉर सफिशिएंट अटेंशन वॉज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर द ग्रोइंग इंपोर्ट्स। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या था, यही बात बताई जा रही है कि 1980 के टाइम पर क्या गलतियां की गई। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहां पर या तो ये था कि आप जो इस तरीके के फालतू के खर्चे थे, कुछ भी जो भी फालतू के खर्चे थे उनको आप रोक सकते थे, वो नहीं रोके गए। ठीक है, जो प्रॉफिलिगेट स्पेंडिंग थी वो नहीं रोकी गई। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते, अगर हम कोई सामान बना के यहां से बेच रहे होते बाहर, तो उससे क्या होता कि हमारे पास पैसा आता, ठीक है ना, और उस पैसे से हम क्या कर सकते थे कि फिर इंपोर्ट वगैरह जो था वो खरीद सकते थे, या फिर उसको हम अपने देश में यूज कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट की तरफ को ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद इन द लेट 1980s government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. अब उसके बाद लेट 1890s में हालत और खराब हो गई, और उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो इतना कम हो गया, ठीक है, एक्सीड इट्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया रेवेन्यू से। रेवेन्यू का मतलब है कमाई, ठीक है, रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस हद तक बढ़ गया कि बोरोइंग करने से भी जो था वो काम नहीं चल सकता था। प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, एसेंशियल गुड्स का सामान जो दाम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंपोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तो था ही नहीं ज्यादा, और इंपोर्ट जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। ठीक है, as pointed out earlier, foreign exchange reserves declined to a level that it was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. ये बात तो बताई गई है पहले भी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो लेवल था वो इतना कम हो गया था कि हम उससे बेसिकली 2 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट अब नहीं कर सकते थे। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lenders. अब जिनसे आप पैसा ले रहे हैं उनको आप वापस भी करेंगे, ठीक है, और वो भी आप उसमें ब्याज भी देंगे, तो इतना पैसा हमारे पास उस समय नहीं था। ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। अब उस समय बेसिकली देश के हालात ऐसे थे कि कोई भी कंट्री या कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था वो देश को पैसा देने को उस समय ऐसा तैयार नहीं था। इंटरनेशनल फंडर बेसिकली, नॉट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई और इंटरनेशनल फंडर जो था वो पैसा देने को यहाँ पर तैयार इस समय नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि पैसा देने के बाद इनकी हालत यह है तो नहीं कि ये वापस कर पाएंगे, तो यहाँ पर पैसा बेसिकली फंसने के चांसेस थे, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब इस कंडीशन में, इस मुसीबत के हालात में क्या करता भारत जाता है
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD के पास, ठीक है, जो कि जिसको पॉपुलरली जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास जाता है, और वहां से भारत $7 बिलियन का फंड लेके आता है एज अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस। ध्यान रखिए, पैसा लाया है लेकिन एज अ लोन है, ये भी वापस जो है बाद में चुकाना पड़ेगा। For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector, reduce the role of government in many areas, and remove trade restrictions between India and other countries. अब देखिए, लोन भले ही वो दे रहा है लेकिन वो कुछ ना कुछ शर्तें तो रखेगा, ठीक है। तो उसने क्या शर्तें रखी कि लोन आपको दे देंगे लेकिन आप क्या करेंगे कि जो अपनी मार्केट है उसको आप ओपन करेंगे, अपनी इकोनॉमी को आप ओपन करेंगे। और किस तरीके से ओपन करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो हमने पढ़ा था परमिट लाइसेंस राज, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई भी अपने हिसाब से इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता, कोई नया सेक्टर सेटअप नहीं कर सकता। अगर उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर वो सेम कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तब भी उसको लाइसेंस लेना है, अगर उसको अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है तब भी लाइसेंस लेना है। तो ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन जो थे वो प्राइवेट सेक्टर से हटाने की बात की गई। और दूसरी बात ये की गई कि गवर्नमेंट का जो रोल है इन मैनी एरियाज उसको थोड़ा कम किया जाए, और जो ट्रेड बैरियर्स या ट्रेड टैरिफ्स जो हमने पढ़े थे, क्या थे, टैरिफ्स एंड कोटा, ठीक है, कि बाहर से आने वाले सामान पे ज्यादा टैरिफ लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। और वो बेसिकली क्यों किया जाता था, ताकि जो हमारे देश के अंदर की इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप कर सके, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमने वो भी देखा था कि वहां पर उससे भी ज्यादा फायदा जो था वो नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें जो थी वो हटाने की बात IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया से करी थी, ठीक है। अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इंडिया इन कंडीशंस को मान जाता है। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी के बाद इंडिया जो है अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति जो है उसको अनाउंस कर देता है। द NEP कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या था कि जो अब पॉलिसीज का जो मेजर थ्रस्ट था, या आप कह सकते हैं कि जो उसका मेन मकसद था वो ये था कि अब ज़्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर बनाया जाएगा। और दूसरा यह है कि जो सामान बाहर से आएगा, ठीक है, उसमें से बैरियर्स या जो टैरिफ्स वगैरह हैं वो हटा दिए जाएंगे, ठीक। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है द स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्योंकि जो बेसिकली स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टेबल करना, स्थिर करना। क्योंकि उस समय आप देख रहे हैं हालात बहुत खराब थे, ठीक है। इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा था, फॉरेन रिजर्व का हमारे पास एक्सचेंज का पैसा था नहीं, एक्सपोर्ट का कोई चांसेस बढ़ने के थे नहीं, देश में पैसे के जो मतलब जो जरूरी चीजों के सामान थे, जो रेट थे जरूरी चीजों का रेट, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। और बात ये भी थी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास 15 दिन से ज्यादा के लिए था नहीं, तो सरकार के पास और कोई ऑप्शंस थे नहीं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक IMF से पैसा लिया, अपनी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज को खोला, और उसके बाद जो कंडीशंस लाई गई दैट वाज नोन एज स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी कि इकोनॉमी को स्थिर करना था, पहले जो अस्थिरता चल रही थी उससे स्थिर करना था, ठीक है। और ये क्या था, दिस वाज इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब वही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो मिसमैच होता है वो, ठीक है। एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन का मतलब वही जो आपको बता रहा था कि जो प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस राइज, ठीक है, इसको कंट्रोल करना था, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप दी राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। तो बेसिकली यही दो मुद्दे थे कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बढ़ाया जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, और जो बढ़ते हुए दाम है चीजों के उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए। तो ये थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। On the other hand, structural reform policies are long-term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy, ठीक है। ये वही सारी चीजें हैं कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटाने, या फिर आप कह सकते हैं कि बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ्स वगैरह को कम करना, ये सब चीजें। The government initiated a variety of policies which fall under 3 heads, और ये 3 heads क्या क्या थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इनमें से आप ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो थी, ये दोनों की दोनों एक तरीके से पॉलिसी स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। दिस आर द पॉलिसी स्ट्रेटजीज। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है
ये इनका आउटकम था, आउटकम ऑफ दीज पॉलिसी स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये 3 जो है इनको हम अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आज के पार्ट में आपको ये समझ में आना जरूरी था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन तक हम लोग पहुंचे कैसे। ठीक है, और देश के सामने क्या क्या जो थी वो मुश्किल के हालात उस समय बन गए थे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखेंगे इस पार्ट को हम। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सभी लोगों को करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। जिन लोगों को कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो तो करेंगे ही, और बाकी सब लोग भी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ आप लोग करें। ठीक है, वहाँ पर भी हम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। और बाकी अगर कोई हमसे कोई और बात शेयर करना चाहता है, कुछ बात बताना चाहता है या कोई चीज़ पूछना चाहता है, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकता है, दैट इज़ okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। लिबरलाइजेशन के पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।